मुझे सच में नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। सच कहूं तो मेरी सारी बदकिस्मती एक बेहद खराब दोपहर को शुरू हुई। उन दिनों में से एक जब ऐसा लगता है कि आसमान पत्थर का हो गया है और आपके सिर पर गिर रहा है और भागने की कोई जगह नहीं है। हवा इतनी गाढ़ी और चिपचिपी थी कि ऐसा लग रहा था कि आपके फेफड़े ऑक्सीजन के बजाय तारकोल ले रहे हैं। मैं राजेश हूँ, एक साधारण 35 साल का आदमी जिसने उस दिन तक सोचा था कि मेरा सबसे बड़ा दुख बकाया बिल और इस घर की नम सड़ती दीवारें हैं जिसे मैं अपना घर कहता हूँ। मैं फुटपाथ पर चल रहा था, गंदे चिपचिपे रास्ते को देख रहा था जो सिगरेट के टुकड़ों और अन्य लोगों के जीवन के कचरे से भरा था। मैं सोच रहा था कि जीवन इतना बेरंग और सुस्त क्यों हो गया है, क्यों हर दिन कल की एक कीचड़ भरी पुनरावृत्ति जैसा महसूस होता है जो कभी खत्म नहीं होती। फुटपाथ भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक धुंधले कांच के बुलबुले में फंसा हुआ हूँ जिसने सबकी आवाजों को दबा दिया है। कारों के हॉर्न और अपनी कचरा बेचने वाले फेरी वालों का चिल्लाना दूर के धुंधले बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लग रहा था जिसने मेरे सिरदर्द को और बढ़ा दिया। जब मैं सिर झुकाए फुटपाथ के कचरे के बीच से चल रहा था, अचानक मेरे दाहिने पैर के नीचे कुछ फिसल गया। इसने एक चरचराहट की आवाज की, जैसे मेरी बूट के नीचे किसी बड़े कीड़े की हड्डी टूट गई हो। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। एक बुरा एहसास मुझ पर छा गया, जैसे कि आपने किसी मरी हुई चीज पर पैर रख दिया हो। मैं नीचे झुका। यह एक कैसेट टेप था, उन पुराने टेपों में से एक जिसके किनारे धूप में बहुत देर तक रहने के कारण काले से फीके भूरे रंग के हो गए थे और उस पर चिकनी चिपचिपी धूल की एक परत जमी थी। मैंने उसे उठा लिया। कोई लेबल नहीं, कोई नाम नहीं, यह बताने के लिए कोई निशान नहीं कि वह किसका था। उसमें क्या था? वह बिल्कुल खाली था। एक सेकंड के अंश के लिए मैंने अपने हाथ में टेप को कांपते हुए महसूस किया, एक बहुत ही हल्का कंपन जो शायद मेरे अपने घबराए हुए कांपते हाथों का मुझ पर एक चाल चलना हो सकता था। मैंने खुद से कहा कि यह शायद कोई पुराना खराब संगीत होगा या रिकॉर्ड की गई बकवास होगी जिसे मालिक ने फेंक दिया होगा ताकि पैदल चलने वालों के पैरों के नीचे कुचल जाए जब उन्हें एहसास हुआ होगा कि वह कितना बेकार था। मैंने अपनी उंगलियों के बीच टेप को घुमाया। उसका प्लास्टिक का शरीर इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी कब्रिस्तान की नम जमने वाली मिट्टी से निकाला गया हो। इसमें एक अजीब वजन था, जैसे कि वह चुंबकीय टेप के बजाय शीशे से भरा हो। मैंने उसे अपनी पुरानी लेदर जैकेट की जेब में डाल दिया। मेरी जेब अचानक भारी हो गई, एक अप्राकृतिक वजन जिसे मैंने घर तक महसूस किया, जो मुझे लगातार जमीन की ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी छोटे शव का एक हिस्सा ले जा रहा हूँ। घर के पूरे रास्ते, उन कुछ ब्लॉकों में जो मुझे चलना था, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मुझे देख रहा है। आप जानते हैं वह एहसास, वह जो आपकी गर्दन के बालों को खड़ा कर देता है। हर कुछ कदमों के बाद मैं किसी न किसी बहाने मुड़ता, मैं अपने जूते के फीते कसता या बंद दुकानों की खिड़कियों में देखने का नाटक करता, लेकिन मुझे केवल बिना पत्तों वाले पेड़ों की लंबी परछाइयां और अपने कोट के कॉलर में सिर छिपाए उदासीन लोग दिखाई देते। लेकिन मेरी जेब में वह वजन दिल की धड़कन की तरह धड़कता रहा, मुझे याद दिलाता रहा कि जो मैंने पाया वह सिर्फ प्लास्टिक का एक साधारण टुकड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे टेप मेरी जेब के अंदर से मुझसे बात कर रहा था, एक तीखी, समझ में न आने वाली फुसफुसाहट जो मेरी खोपड़ी के अंदर गूंज रही थी और मेरी नसों को नोच रही थी। पुराने टेप,
की गंध, सड़े हुए प्लास्टिक के साथ सड़क की कीचड़ की दुर्गंध मिली हुई पूरे रास्ते मेरे नथुने में रही। ऐसा लग रहा था कि मैं एक गंदा सड़ा हुआ रहस्य घर ले जा रहा हूं जो मेरे पूरे जीवन को गर्त में धकेलने वाला था। मैं अपने बदनसीब घर के दरवाजे पर पहुंचा। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि चाबी सीमेंट की सीढ़ियों में 3 बार फंस गई और हर बार धातु की क्लिंक आवाज उस शाम की खामोशी में मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। जब दरवाजा आखिरकार खुला तो बासीपन और अकेलेपन की गंध जो मेरे लिए हमेशा सामान्य थी, इस बार मेरे चेहरे पर अलग तरह से टकराई। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे पहले वहां था। एक अजनबी की तीखी कड़वी गंध छोड़ गया था, एक पुराने शव जैसी गंध। घर में अंधेरा था और मैंने लाइट स्विच को भी नहीं ढूंढा। उस धुंधली गोधूली में मैंने टेप निकाला और उसे लकड़ी की डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जो चाय के दाग और सिगरेट के जलने के निशानों से भरी थी। टेप मेज के बीच में एक छोटी कब्र के पत्थर की तरह चमक रहा था। मैं रसोई में गया, चूल्हे पर केतली रखी और आंच को पूरी तरह से बढ़ा दिया ताकि उस भारी सन्नाटे में कुछ आवाज हो सके। गैस इग्नाइटर की टिक 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 आवाज कमरे में ऐसे गूंजी जैसे वह किसी बम की उल्टी गिनती की घोषणा कर रही हो। मुझे शांत होने की जरूरत थी, लेकिन मेरी आंखें रसोई के आधे खुले दरवाजे से उस शापित टेप की ओर जाती रहीं। ऐसा लग रहा था कि बीच में वे 2 छेद 2 काली खोखली आंखों की तरह थे जो लिविंग रूम के अंधेरे से मुझे घूर रहे थे, मेरा अपनी तबाही की ओर पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। मैं कमरे के कोने में रखे उस पुराने टेप रिकॉर्डर के पास गया, जो एक डगमगाती साइड टेबल पर फाइलों और बेकार कागजों के ढेर के नीचे छिपा था। यह रिकॉर्डर मेरे कॉलेज के दिनों की निशानी था, जब मैं अभी भी सोचता था कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनूंगा, न कि एक नम अपार्टमेंट में रहने वाला एक अकेला हारा हुआ आदमी। मैंने अपनी जैकेट की आस्तीन से उसके प्लास्टिक शरीर से जमी धूल को साफ किया और धूल का एक बादल हवा में उठ गया, जो खिड़की से आने वाली मंद सड़क की रोशनी में छोटे भूतों की तरह नाच रहा था। मैंने टेप उठाया। मैंने भूरे रंग की फिल्म को कसने के लिए अपने अंगूठे से छोटे गियर में से एक को घुमाया। उस चुंबकीय टेप का स्पर्श किसी रेंगने वाले जीव की ठंडी त्वचा को छूने जैसा महसूस हुआ। जिज्ञासा का एक दयनीय एहसास मेरे दिमाग को कीड़े की तरह खा रहा था। मैंने इजेक्ट बटन दबाया। डेक एक धातु की कराह और जंग लगे स्प्रिंग्स की चरचराहट के साथ खुला। मैंने अजीब सावधानी के साथ टेप को अंदर रखा, जैसे कि मैं एक टाइम बम लोड कर रहा हूं, और उसे जोर से दबाकर बंद कर दिया। क्लिक। पूर्ण सन्नाटे में वह आवाज ऐसी लगी जैसे मेरे पीछे पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया हो। मैंने प्ले बटन पर अपनी उंगली रखी। मैं 1 सेकंड के लिए रुका। कमरा इतना शांत हो गया कि लगा जैसे हवा के अणुओं ने भी यह देखने के लिए चलना बंद कर दिया है कि मैं किस तरह की गलती करने वाला हूं। मेरे दिमाग के पीछे एक कमजोर और तर्कसंगत आवाज चिल्लाई, राजेश, अभी इस टेप को निकालो और इसे कुचल दो। इसे कचरे में फेंक दो। लेकिन मानवीय जिज्ञासा हमेशा डर से अधिक शक्तिशाली होती है, खासकर जब आपके पास खोने के लिए कुछ न बचा हो। मैंने बटन दबाया। पहले पुराने स्पीकर से केवल एक हिस और शोर की आवाज आई, एक लगातार चिड़चिड़ाहट वाली आवाज जैसे हजारों तिलचट्टे एक साथ अपने पंख फड़फड़ा रहे हों। फिर अचानक वह आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मेरे जीवन के बाकी हिस्सों, जो अब मुझे पता है कि बहुत छोटे थे, के लिए मेरे सपनों में मेरा पीछा करेगी। वह एक गहरी, कर्कश और डरावनी आवाज थी, जैसे कि उस व्यक्ति के मुखर तंतुओं को धातु के रेती से रगड़ा गया हो।
एक आवाज जो किसी मुंह से नहीं बल्कि एक गीली अंधेरी कब्र की गहराइयों से आती हुई लग रही थी। आदमी ने बोलना शुरू किया। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह एक बीमार आनंद के साथ किसी वर्जित रहस्य को साझा कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह मुझसे बात कर रहा था, विशेष रूप से मुझसे, राजेश, जो यहाँ अकेला बैठा था। उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पा लिया, राजेश। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बच्चे। विशेष रूप से तुमसे, जो अब फटी आंखों और जमे हुए हाथों के साथ यहाँ बैठे हो, इस कचरा रिकॉर्डर को घूर रहे हो। क्या तुम्हें लगा कि उस कीचड़ भरी सड़क पर तुम्हारा इस टेप को देखना कोई दुर्घटना थी? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा पैर इस पर फिसलना किस्मत थी? नहीं, राजेश, इस गंदी दुनिया में जिसमें हम रेंगते हैं, कुछ भी दुर्घटना नहीं है। मैं इन टेपों के जरिए लंबे समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे अकेलेपन की दुर्गंध, तुम्हारे उस घटिया अपार्टमेंट की हताशा की गंध यहाँ तक पहुँच गई, इन चुंबकीय धागों की गहराइयों में, और मुझे तुम्हें चुनने के लिए ललचाया। मैं जम गया। मेरा पूरा शरीर इतना ठंडा हो गया कि लगा जैसे मेरी नसों में खून लिक्विड नाइट्रोजन बन गया है। उसने मेरा नाम लिया। एक धूल भरे पुराने टेप के लिए मेरा नाम जानना कैसे संभव है? टेप 20 या 30 साल पुराना है, लेकिन मैं इसे अभी सुन रहा हूँ। आदमी बोलता रहा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, जिससे मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने कहा कि उसके पास एक सूची है, उन लोगों की सूची जिनकी गंदी समाप्ति तिथियां आ गई हैं, और वह जल्लाद था। उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुनिया कैसे समाप्त होती है। मैं उन दृश्यों का निर्देशक हूँ जिन्हें किसी भी स्वस्थ आंख को कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन तुम, राजेश, तुम मेरे विशेष दर्शक हो। तुम मृत्यु की महिमा देखोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें राहुल के बारे में बताता हूँ। 30 वर्षीय राहुल, एक आशावादी जो सोचता है कि उसके पास अभी भी बहुत समय है। वह अभी घर पर है, सोफे पर आराम कर रहा है, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि मेरे पास उसके लिए एक गर्म तोहफा है। राहुल बुरी तरह जलने वाला है। मैंने पहली चिंगारी जला दी है। जाओ राजेश, 7वीं स्ट्रीट, पाइन डेड एंड हाउस नंबर 9 पर जाओ। जाओ और देखो कि आग उसकी त्वचा को कागज की तरह कैसे सिकोड़ती है। यदि तुम नहीं गए तो संदेह मत करो कि इस सूची में अगला व्यक्ति तुम हो, अपने ही घर में जलते हुए। जब उसने पता बताया तो ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। 7वीं स्ट्रीट, पाइन डेड एंड। मैं उस जगह को जानता था। वह मेरे घर से बमुश्किल 10 मिनट की दूरी पर थी। स्टॉप बटन दबाते समय मेरा हाथ कांप गया। घर में सन्नाटा अचानक और भारी हो गया, इतना कि मैं अपने गले में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। केतली सीटी बजा रही थी, एक निरंतर, पागल कर देने वाली सीटी जो मुझे आदेश दे रही थी, जाओ, जाओ, जाओ। मैंने खुद से कहा कि यह एक मजाक है, कोई बीमार हिडन कैमरा प्रैंक जो वे मेरे साथ खेल रहे हैं। लेकिन वह आवाज जिसने मेरा नाम पुकारा था, कोई मजाक नहीं थी। अकेलेपन और मौत की गंध जो स्पीकरों से निकली थी, वह मेरे द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज से अधिक वास्तविक थी। मैंने अपना कोट पकड़ा, काउंटर से कार की चाबियां उठाईं और बाहर निकल गया। मैं एक बार में 2-2 सीढ़ियां उतरते हुए भागा। गली में हवा ऐसी थी कि लग रहा था कि जमीन ठंडी भाप छोड़ रही है।
मैं अपनी खटारा कार में बैठा और उसे स्टार्ट किया। कार ऐसे कांपी जैसे वह भी जानती हो कि हम एक दुःस्वप्न के केंद्र में जा रहे हैं। मैं पाइन डेड एंड के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। यह एक बंद गली थी जिसमें केवल कुछ स्ट्रीट लाइट्स थीं, जिनकी रोशनी पीली और बीमार थी, जैसे पीलिया के मरीज की आंखें। मैंने कार बंद कर दी और साये में इंतजार किया। नंबर 9 ऊंची खिड़कियों वाली एक पुरानी पत्थर की इमारत थी। दूसरी मंजिल पर रोशनी थी। पारभासी पर्दों के पीछे एक दीपक की हल्की रोशनी देखी जा सकती थी। सब कुछ शांतिपूर्ण था, बहुत शांतिपूर्ण। मैंने खुद से कहा, राजेश, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कार स्टार्ट करके जाना चाहता था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि कमरे की रोशनी टिमटिमाई। पहले मैंने सोचा कि वह राहुल की परछाई है, लेकिन रोशनी अचानक रंग बदल गई। गर्म पीले रंग से वह एक तीखे, जंगली नारंगी रंग में बदल गई। एक सेकंड बाद कांच टूटने की आवाज ने पूरे पड़ोस को हिला दिया। खिड़कियों से आग की लपटें ऐसे निकली जैसे उस कमरे में कोई ड्रैगन कैद हो। और फिर चीख शुरू हुई। राहुल की चीख ऐसी लग रही थी जैसे वे आरा मशीन से उसका गला काट रहे हों। मैं पहिए के पीछे जम गया था। मेरी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे। टेप पर वह आवाज, वह सच थी। मैं झुलसे हुए मांस और पिघले हुए प्लास्टिक की दुर्गंध के साथ घर वापस आया, जो मेरी आत्मा से चिपकी हुई थी। पिघलते कांच के पीछे हाथ पैर मारते राहुल की परछाई की छवि मेरी पलकों के पीछे अंकित हो गई थी। अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखने के बाद भी मैं उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने अपार्टमेंट में ऐसे प्रवेश किया जैसे मैं किसी सामूहिक कब्र में कदम रख रहा हूँ। टेप रिकॉर्डर अभी भी वहाँ था, उसका मुंह खुला था, मेरे द्वारा उसे और अधिक गंदगी से भरने का इंतजार कर रहा था। मैंने टेप को रिवाइंड किया और प्ले दबाया। इस बार जो हिस्स निकली वह एक राक्षस की हल्की हंसी की तरह लगी। आदमी फिर से शुरू हुआ। उसकी आवाज अब ऐसी लग रही थी जैसे वह पुरानी शराब के गिलास का स्वाद ले रहा हो। वापस स्वागत है मेरे गवाह। क्या तुमने देखा कि वह कितनी खूबसूरती से जला? क्या तुमने उसे उस गली के अंधेरे में मशाल की तरह चमकते देखा? राहुल अब शांति से है, लेकिन मेरी सूची अभी भी लंबी है। अगला अर्जुन है। 30 वर्षीय अर्जुन, एक धार्मिक व्यक्ति जो सोचता है कि प्रार्थना भाग्य को रोक सकती है। मैंने उसके सिर में एक काला बीज बो दिया है। राजेश, एक जहरीला विचार जो उसके दिमाग को कीड़े की तरह खा रहा है। मैंने उसे बताया कि फांसी का फंदा स्वर्ग का एकमात्र शॉर्टकट है। माइन रोड पर परित्यक्त गोदाम नंबर 4 पर जाओ और देखो कि एक मोटी रस्सी के वजन के नीचे उसका विश्वास कैसे डगमगाता है। मैं माइन रोड की ओर निकल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई है और सिर्फ मैं और मेरी कार बचे हैं। सड़क गड्ढों से भरी थी और हर बार जब कार को झटका लगता तो मुझे अपनी जेब में टेप मुझ पर हंसता हुआ महसूस होता। मैं गोदाम पहुंचा, एक विशाल जंग लगा हुआ शेड जिसमें सड़े हुए लोहे और अलगाम की गंध थी। मैं आधे खुले दरवाजे से अंदर सरक गया। अंधेरा था। छत के एक छेद से प्रकाश की केवल एक किरण फर्श से टकरा रही थी। मैंने अर्जुन को देखा। वह शेड के केंद्र में एक लोहे के बैरल पर खड़ा था। वह अपने गले में रस्सी को ऐसे ठीक कर रहा था जैसे वह अपनी सुहागरात के लिए टाई बांध रहा हो। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था
और उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वह कोई शैतानी भजन गुनगुना रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, अर्जुन मत करो, लेकिन आवाज मेरे गले में जम गई। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और सीधे उस अंधेरे कोने की ओर देखा जहां मैं छिपा था। उसने एक भयानक मुस्कान दी, वह मुस्कान जो आप केवल पागलों के चेहरे पर देखते हैं, और फिर उसने बैरल को लात मार दी। उसके गले की कशेरुकाओं के टूटने की आवाज शांत गोदाम में सूखी टहनी के टूटने की तरह गूंजी। उसके पैर हवा में ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे वह शून्य पर चल रहा हो। मैं बस देखता रहा, महसूस कर रहा था कि मेरी आत्मा का एक टुकड़ा अर्जुन के साथ छत से लटक गया है। मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। मैं अब पुराना राजेश नहीं था, मैं मांस का एक चलता फिरता टुकड़ा था जिसे टेप द्वारा कठपुतली की तरह नियंत्रित किया जा रहा था। जब मैंने टेप वापस लगाया तो आदमी की आवाज सीधे मेरे दिमाग में गई, अर्जुन ने उड़ान भर ली है न? अब एक रोमांटिक प्रदर्शन का समय है। प्रिया, 30 वर्षीय प्रिया, वह सुंदर है न? भूरे बाल और आंखें जिनमें दुनिया की सारी मासूमियत है। प्रिया सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करती है, पुरानी किताबों के बीच जिनमें समय की गंध आती है। लेकिन प्रिया के साथ एक समस्या है, वह बहुत शुद्ध है और यह दुनिया शुद्धता की जगह नहीं है। मुझे उसके लिए एक पागल प्रेमी मिला, एक लड़का जिसने प्यार को खून समझ लिया। मैंने उसे बताया कि प्रिया को पाने का एकमात्र तरीका उसे एक शाश्वत स्मृति में बदलना है। आज रात 11 बजे जब प्रिया लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से बाहर आएगी। जाओ राजेश, जाओ और देखो कि कैसे प्यार एक क्रूर कत्लेआम में बदल जाता है। तुम पता जानते हो, इस बार बात अलग थी। मैं प्रिया को जानता था। मैंने उस लाइब्रेरी में एक बार उससे बात की थी। जब उसने मुझे किताब दी तो उसकी मुस्कान ने मुझे एक पल के लिए दुनिया के सारे दर्द भुला दिए। मैं उसे मरने नहीं दे सकता था, उसे नहीं मरना चाहिए था। मैं 11:15 बजे लाइब्रेरी पहुंचा। हवा एक अजीब चुभन के साथ ठंडी थी। मैं पेड़ों के साए में छिप गया। पिछला दरवाजा खुला और प्रिया अपने क्रीम रंग के कोट में बाहर निकली। वह इतनी गरिमा के साथ चल रही थी जैसे कीचड़ भरी जमीन पर कोई फरिश्ता कदम रख रहा हो। अचानक कचरे के डिब्बों के पीछे से एक साया रेंगता हुआ बाहर निकला, एक गहरे रंग के ओवरकोट में एक लंबा आदमी। उसका हाथ उसकी जेब में था। प्रिया ने ध्यान नहीं दिया। आदमी उसके पास पहुंचा। मैं दौड़ना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। आदमी ने चाकू निकाला। फीकी चांदनी ठंडी ब्लेड पर नाच रही थी। प्रिया मुड़ी और इससे पहले कि वह चीख पाती, चाकू उसके गले में उतर गया। सड़क के किनारे गंदी बर्फ पर खून अनार के रस की बाल्टी की तरह फैल गया। मैं बस देखता रहा। आदमी ने प्रिया के शरीर पर इतनी पागलपन से चाकू से वार किए जैसे वह उस मासूम लड़की के माध्यम से पूरे इतिहास से बदला ले रहा हो। जब वह खत्म कर चुका था, प्रिया जमीन पर मांस के एक बेजान टुकड़े की तरह पड़ी थी। उसकी आंखें काले आसमान को घूर रही थीं। मैं हाथों में इतनी लाली लेकर घर वापस आया जैसे मैंने खुद चाकू पकड़ा हो। प्रिया के खून की गंध मेरी इंद्रियों में भर गई थी। मैंने टेप चलाया। इस बार आदमी की आवाज गुस्से से फटने वाली थी, गंदे राजेश, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? तुमने उसे बचाने की कोशिश की। तुमने मेरी प्रिया को अपनी वासना भरी नजरों से देखा।
तुमने खेल के नियम तोड़ दिए। तुम्हें सिर्फ एक गवाह होना था, लेकिन तुम हीरो बनना चाहते थे। मेरी सूची में हीरो सबसे पहले मरते हैं। अब यह दूसरों के बारे में नहीं है। अब तुम्हारी बारी है, राजेश। तुम अब एक खतरनाक गवाह हो। प्रिया का कातिल, वह पागल लड़का, वह अब जानता है कि तुम कौन हो। मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे बताया कि राजेश ने सब कुछ देखा। वह अभी तुम्हारे दरवाजे के पीछे है, राजेश। क्या तुम्हें दरवाजे की दरार से उसकी उथली सांसें सुनाई दे रही हैं? क्या तुम्हें उसके खून से सने चाकू के फर्श को खुरचने की आवाज आ रही है? आज रात तुम्हारा टेप रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, शांत और लयबद्ध। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी उंगली की हड्डी से लकड़ी पर चोट कर रहा है। मैंने रिकॉर्डर से टेप निकाल लिया। मैंने उसे इतनी दीवानगी से दबाया कि मेरा हाथ कट गया, लेकिन वह आखिरकार टूट गया। चुंबकीय फिल्म कीचड़ की नदी की तरह फर्श पर फैल गई। मैंने अपना लाइटर निकाला और उसे नीचे रखा। बैंगनी और हरी लपटें उठीं और एक तीखी रासायनिक दुर्गंध कमरे में भर गई। मैंने सोचा कि अगर टेप जल गया तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी की आवाज नहीं रुकी। आवाज दीवारों से ऐसे गूंजी जैसे घर खुद मुझसे बात कर रहा हो। कोई फायदा नहीं है, राजेश। मैं अब उस प्लास्टिक में नहीं हूं। मैं तुम्हारे खून में हूं। मैं तुम्हारी सांसों में हूं। दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ टूट गया। पागलपन से विकृत चेहरे वाला वह लंबा आदमी अंदर आया। उसने अपना खून से सना चाकू उठाया। मैं पीछे हटा और डाइनिंग टेबल से टकरा गया। रिकॉर्डर गिरा और टूट गया, लेकिन उसके गियर घूमना बंद नहीं हुए। कातिल मुझ तक पहुंच गया। पहला वार मेरी बगल में लगा। एक झुलसा देने वाली जलन, फिर एक गहरी सुन्नता। मैं ठंडे फर्श पर गिर गया। मैं वहीं फर्श पर लेटा रहा, अपने ही खून को जले हुए टेप की राख में मिलते हुए देख रहा था। कातिल मुझ पर हावी था। उसकी लंबी परछाई मेरे पूरे दृष्टि क्षेत्र को निगल रही थी। दूसरा वार सीधे मेरे सीने में लगा। मुझे लगा कि मेरे फेफड़े खून से भर रहे हैं, एक गर्म डूबने वाली सनसनी। मैं हांफने लगा। मेरी सांसों की आवाज ऐसी थी जैसे मैं मुर्दों की भाषा बोल रहा हूं। लेकिन तीसरे वार के बाद कातिल रुक गया। उसने मेरे अधमरे शरीर के पास अपना चाकू गिरा दिया। ओवरकोट की जेब से उसने एक बिल्कुल नया सफेद रंग का कैसेट टेप निकाला। उसने उसे मेरे टूटे हुए रिकॉर्डर में इतनी सूक्ष्म सटीकता के साथ रखा जैसे वह किसी नवजात शिशु को पालने में लिटा रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग का लाल बटन दबाया। कमरे के अंधेरे में वह छोटी लाल बत्ती शैतान की आंख की तरह टिमटिमाई, जो मेरे अंतिम संघर्ष को देख रही थी। कातिल ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वह उस बूढ़े आदमी की गहरी, कर्कश आवाज थी, जो अब इस पागल युवक के गले से निकल रही थी। वह माइक्रोफोन की ओर मुड़ा और बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह मिल गया, अमित। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और उसने अगले शिकार का पता देना शुरू कर दिया। मैं आखिरकार समझ गया कि ये टेप कैसे बढ़ते हैं। हर शिकार अगला कातिल बनाता है और हर कातिल नया टेप रिकॉर्ड करता है। मैं खत्म हो रहा था, लेकिन मेरा डर, मेरा दर्द और मेरी अंतिम सांसों की आवाज उस सफेद टेप पर किसी और राजेश के लिए दर्ज हो रही थी,
जो किसी और बदनसीब दोपहर में फुटपाथ पर इसे पाएगा। मेरी आत्मा परत दर परत उन चुंबकीय धागों में खींची जा रही थी। आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वह टेप की बासी गंध थी, और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह नए टेप के घूमने की टिक टिक थी। मेरी दुनिया काली हो गई, लेकिन टेप का खेल अमित के लिए अभी शुरू हुआ था। लेकिन अंधेरा अंत नहीं था। मुझे लगा कि मुझे एक संकरी अंधेरी सुरंग के माध्यम से खींचा जा रहा है, जहां दीवारें उसी भूरे रंग की चुंबकीय फिल्म से बनी थीं। हजारों लोगों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। राहुल की चीखें, अर्जुन का रोना और प्रिया की फुसफुसाहट। अब मेरा कोई शरीर नहीं था, मैं एक आवृत्ति का हिस्सा बन गया था। एक भयावह आवृत्ति जो टेपों के माध्यम से चलती थी। मैंने खुद को टेप रिकॉर्डर से बाहर रिसते हुए और कातिल की नसों में बहते हुए महसूस किया। बूढ़ा आदमी और मैं अब एक थे। मैं वही आवाज बन गया था जिससे मैं डरता था। कातिल, जो अब मेरा नया पात्र था, घर से बाहर निकला। बारिश हो रही थी, उसके हाथों से खून धुल रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा नहीं, मैंने उसके हाथों को देखा। वे कितने मजबूत थे, कत्ल के लिए कितने तैयार थे। यह एक अजीब एहसास था, पूर्ण घृणा और एक प्रकार के जंगली आनंद का मिश्रण। हम दूसरे मोहल्ले की ओर बढ़े, एक ऐसी जगह जहां पानी के गड्ढों में लाल और नीली नियन लाइटें नाच रही थीं। कातिल एक शानदार अपार्टमेंट के सामने रुका। मैंने उसके सिर में फुसफुसाया, अमित, अब विक्रम की बारी है। 30 वर्षीय विक्रम। वह सोचता है कि वह अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि मौत भी। जाओ उसे दिखाओ कि चाकू की धार की कोई कीमत नहीं होती। अमित ने मेरी बातों को ऐसे सुना जैसे मैं ईश्वरीय रहस्य बता रहा हूँ। वह फायर एस्केप के रास्ते ऊपर चढ़ा। मैंने उसकी आंखों से देखा। विक्रम अपनी मेज पर बैठा अपने लैपटॉप के साथ कुछ कर रहा था। उसके कमरे से महंगे परफ्यूम और कॉफी की गंध आ रही थी। अमित ने अचानक खिड़की खोल दी। विक्रम मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता, अमित ने उसके गले में चाकू घोंप दिया। खून लैपटॉप की स्क्रीन पर फैल गया, कीबोर्ड की कुंजियों को लाल कर दिया। विक्रम हवा में ऐसे हाथ पांव मार रहा था जैसे वह हवा में टाइप कर रहा हो। मैं अमित के गले से हंसा, एक गहरी कर्कश हंसी जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। दिन बीतते गए और अमित और मैं एक आदर्श हत्यारी मशीन बन गए थे। मैं सूची बोलता था और वह उसे अंजाम देता था। लेकिन एक रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। अमित अगला टेप ढूंढने ही वाला था कि उसने एक दुकान की खिड़की में अपना चेहरा देखा। उसकी अपनी फोटो, जिसके नीचे लिखा था, भगोड़ा कातिल खतरनाक। अमित एक पल के लिए कांप गया। उसकी इच्छा शक्ति विरोध करने लगी। मुझे लगा कि वह मुझे अपने दिमाग से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाया, बाहर निकलो। तुम कौन हो? मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसकी नसों में इतनी गहराई तक समा गया था कि वह जितना संघर्ष करता, मैं उतना ही उसे कसता। मैंने उससे कहा, अमित, तुम्हारा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुम सिर्फ एक औजार हो। तुम प्लास्टिक का एक टुकड़ा हो जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हें इतना बुरा जलाऊंगा कि राहुल तुम्हारे सामने राजा लगेगा। अमित ने शराब की एक बोतल उठाई और उसे गटक गया। वह अपने दिमाग को डुबोना चाहता था, लेकिन मैं उसके नशे में भी वहां था। उस रात हमें 10वें शिकार के पीछे जाना था, एक पुरानी हवेली में अकेली रहने वाली एक बूढ़ी औरत।
अमित ने कांपते हाथों से चाकू उठाया। जब वह घर में घुसा तो बूढ़ी औरत बुनाई कर रही थी। वह इतनी शांति में थी कि अमित को भी दया आ गई। चाकू उसके हाथ से फिसल गया। अमित फर्श पर बैठ गया और रोने लगा। मैं उसके सिर में चिल्लाया, इसे मार डालो, अभी इसे खत्म करो। लेकिन अमित अब नहीं सुन रहा था। वह उठा और रसोई में गया। उसने एक कैसेट टेप उठाया, उसके नीचे लाइटर जलाया और टेप निगल लिया। उसने जलता हुआ प्लास्टिक और गर्म टेप ऐसे निगल लिया जैसे वह मेरा जहर पी रहा हो। मुझे लगा कि मैं पिघल रहा हूं। अमित खुद से लड़ रहा था। वह खुद को मारकर मुझे मारना चाहता था। लेकिन मैं इतनी आसानी से गायब नहीं हुआ। जब अमित ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए अपने ही दिल में चाकू घोंप दिया तो मैं उसके सीने के घाव से घने काले धुएं की तरह बाहर कूद गया। अमित फर्श पर गिर गया, उसका खून रसोई में फैल गया। मैं बिना शरीर के हवा में तैर रहा था। मुझे लगा कि मैं हवा में वाष्पित हो रहा हूं। मुझे एक नया घर, एक नया पात्र, रिकॉर्ड करने के लिए एक खाली दिमाग ढूंढना था। हवा मुझे शहर की व्यस्त सड़कों की ओर ले गई, जहां लोग जल्दी में चल रहे थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि मौत उनके पैरों के बीच रेंग रही है। मैंने एक युवक को देखा, किताबों से भरे बैग वाला एक छात्र। वह संगीत सुन रहा था। वह इतनी शांति से चल रहा था जैसे दुनिया एक खूबसूरत जगह हो। मैं चुपके से उसके हेडफोन में सरक गया। वह जो मधुर संगीत सुन रहा था वह अचानक उस हिस्से में बदल गया जो मैं था। युवक हैरान रह गया। उसने अपने हेडफोन निकाले और उन्हें हिलाया। मैं हेडफोन के तारों से उसके कान में रेंग गया। मुझे लगा कि मैं फिर से जड़ें जमा रहा हूं। उसका नाम आकाश था। 22 वर्षीय आकाश। आकाश का दिमाग इतना सफेद और साफ था कि उस पर नई सूची रिकॉर्ड करना एक अलग तरह का आनंद था। मैंने उससे कहा, नमस्ते आकाश, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सुना। आकाश इतना डर गया कि वह बीच सड़क पर रुक गया और चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बाकी सबके लिए वह सिर्फ एक युवक था जो खुद से बात कर रहा था, लेकिन मेरे लिए वह एक बिल्कुल नया, उच्च गुणवत्ता वाला टेप था जिस पर मैं इतिहास की सबसे लंबी सूची लिखने वाला था। आकाश ने मुझसे लड़ने की कोशिश की। वह एक मनोचिकित्सक के पास गया, दवाएं ली, प्रार्थना की, लेकिन दवाओं ने मुझे केवल सुस्त किया, उन्होंने मुझे नष्ट नहीं किया। मैंने उससे कहा, आकाश, ये दवाएं केवल टेप के शोर को बढ़ाती हैं, लेकिन मूल आवाज मैं हूं। एक रात आकाश ने पुल से कूदने का फैसला किया। मैंने उसकी पैरों की मांसपेशियों को लकवा मार दिया ताकि वह हिल न सके। मैंने उससे कहा, आकाश, तुम मेरे हो, तुम्हें इस टेप के खत्म होने तक मेरे साथ रहना होगा। मैंने नई सूची शुरू की। इस बार मेरा लक्ष्य केवल लोग नहीं थे, मैं इस भयावह आवृत्ति में पूरे शहर को डुबो देना चाहता था। मैंने आकाश से शहर के रेडियो स्टेशन जाने को कहा। आकाश एक शिकार राइफल लेकर स्टेशन में घुसा। उसने सबको गोली मार दी और खुद ब्रॉडकास्ट डेस्क के पीछे बैठ गया। मैं उसके मुखर तंतुओं से बाहर निकला ताकि मेरी आवाज शहर के सभी कार रेडियो, घरों और दुकानों में प्रसारित हो सके। शहर के हर व्यक्ति ने एक साथ अपना नाम सुना। मारिया, अली, विक्रम, तुम सब मेरी सूची में हो। शहर एक पल में बेकाबू हो गया। अपना नाम सुनने के डर से लोग एक दूसरे को मारने लगे। हर कोई सोचता था कि अगर वे अगले व्यक्ति को मार देंगे तो वे बच जाएंगे।
शहर एक विशाल कैसेट टेप बन गया था जो अपने लोगों के खून से रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने रेडियो ट्रांसमीटरों की ऊंचाई से इस सामूहिक नरसंहार को देखा और महसूस किया कि मैं आखिरकार अंतिम 6000 शब्दों तक पहुंच गया हूं। 6000 शब्द जिनमें से प्रत्येक एक शिकार का नाम था। अब शहर में कोई आवाज नहीं बची थी, केवल टूटे हुए रेडियो से बजने वाली हिस थी। आकाश रेडियो डेस्क के पीछे मर चुका था, लेकिन मैं अभी भी वहां था। मैं खुद सन्नाटा बन गया था, वह सन्नाटा जो एक खूनी तूफान के बाद आता है। मैंने सड़कों को देखा, वे लाशों से भरी थीं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक कैसेट टेप था। मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। मैंने पूरे शहर को मौत के एक विशाल संग्रह में बदल दिया था। लेकिन अचानक मैंने एक नई आवाज सुनी, एक बच्चे के कदमों की आहट। एक नन्ही बच्ची लाशों के बीच चल रही थी, हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए। उसके पास न रेडियो था, न टेप, न कुछ। वह बस रो रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैं उसके कान में फुसफुसाना चाहता था, लेकिन उसके कान नहीं थे। वह बहरी थी। मैं उसके दिमाग में रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। नन्ही बच्ची आकाश के शव के पास बैठ गई और मेज पर रखा छोटा रेडियो उठा लिया। वह आवाज नहीं सुन सकती थी, लेकिन वह यंत्र की थरथराहट महसूस कर सकती थी। उसने रेडियो को कसकर गले लगा लिया। मैंने महसूस किया कि मेरी थरथराहट उस बच्ची के शरीर द्वारा सोखी जा रही थी। वह बच्ची अपनी खामोशी के साथ मेरा दम घोंट रही थी। मैं जो आवाज से बना था, उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं था जो कुछ सुनता ही नहीं था। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं वाष्पित हो रहा हूं। वे सभी 6000 शब्द, वह सारा खून और वे टेप उस खामोशी की मासूमियत में डूब रहे थे। मेरी अंतिम आवृत्ति इतनी कमजोर हो गई कि मैं खुद को भी नहीं सुन सका। और इस तरह टेप की कहानी एक पूर्ण सन्नाटे के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई। या शायद उसने कानों की एक नई जोड़ी का इंतजार किया, ताकि किसी दिन कहीं और कोई इसे फिर से शुरू करे।